बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। उनमें सबसे पहले आपका जो टॉपिक आ रहा है वो है बाइनरी रिलेशंस। प्यारे बच्चों, जो बाइनरी है ना लफ्ज़, इसका मतलब होता है दो, और रिलेशन बोलते हैं ताल्लुक़ को। यानी दो चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुक़ है ना, वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। अब ये दो चीज़ों का जो ताल्लुक़ है वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी दो लोग हो सकते हैं, कोई नंबर्स हो सकते हैं। तो वो इसमें बाइनरी रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखें, इन रियल लाइफ रिलेशन इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल। रियल लाइफ के अंदर जो रिलेशन है ना, वो क्या क्या करता है जी, दो लोगों के दरमियान ताल्लुक़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हो सकता है। मिसाल के तौर पे टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन होता है, ताल्लुक़ है। मदर और सन का रिलेशन है, एंड हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। ऐसे सिमिलरली इन मैथमेटिक्स देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन नंबर्स। मैथ में भी जो सा है ना, नंबर्स के दरमियान एक रिलेशन होता है। जैसे ये देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर ग्रेटर देन, फिर ये मैंने रेशो लगाई है, और ये 5 और 4। इसका मतलब है 5 जो है वो बड़ा है ना 4 से, तो ये नंबर के दरमियान एक ताल्लुक़ है। ऐसे ही 25 और 5, ये जो 25 है, ठीक है, आप जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 आएगा, अगर 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा, ये भी दोनों के दरमियान रिलेशन है। ऐसे ही 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा। तो ये मुख्तलिफ नंबर्स के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ है। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, दो नंबर्स के दरमियान ताल्लुक़। कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, मैथ्स में नंबर हो सकते हैं। तो ये देखें, लिखा हुआ है बाइनरी रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। बाइनरी रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के सेट में होता है। यानी जैसे ये देखें, ये 5 और 4, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस पे होता है, और जो सेकंड एलिमेंट वो वाई पर होता है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। तो बाइनरी रिलेशन क्या है, सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का। आगे बच्चों हमने देखना है नंबर 2 पर, आगे है जी कार्टीजियन प्रोडक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए ये कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है, आपने पता क्या करना है, दो सेट्स ले लेने हैं नॉन एम्प्टी। ये देखें, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। आपने दो सेट ले लिए, एक सेट ए है, एक सेट बी है, और वो नॉन एम्प्टी है, यानी उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, सही है। फिर ये देखें, एक सेट ये लिया है, एक दूसरा सेट ये ले लिया है। ए सेट में दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, बी सेट में भी दो एलिमेंट्स। अब आपने क्या करना है, इनका क्रॉस लेना है, ठीक है, यानी इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को क्रॉस लेना है। तो देखें पेयर क्या बनेंगे, ए को सी के साथ पेयर में लिखेंगे, फिर ए को डी के साथ पेयर में लिखेंगे, ऐसे ही फिर बी को सी के साथ पेयर में लिखेंगे, फिर बी को डी के साथ पेयर में लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी आ गया। तो ये देखें, मैंने ऊपर लिखा हुआ है लेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। आपने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। कार्टीजियन प्रोडक्ट इज़ अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। जो कार्टीजियन प्रोडक्ट है ना, वो सेट होता है ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स का, एक्स वाई। ये देखें, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखे जा चुके हैं ए क्रॉस बी में, इनके दोनों के। सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। यानी वो कह रहा है जो आपके पास x के एलिमेंट है ना, वो a को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो x के एलिमेंट हैं, देखें फर्स्ट वन, इसमें x a है, इसमें a है, इसमें b वो a से लिए गए हैं, और जो सेकंड है c d वो b सेकंड सेट से लिए गए हैं, और इसको a क्रॉस b से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आगे पॉइंट है बच्चों आपके पास a क्रॉस b। देखें एक्स वाई सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अगेन वही बात लिखी हुई है कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, और वाई जो है वो बी से। यानी ये इसमें जो पहले एलिमेंट हैं वो ए के हैं, और जो सेकंड एलिमेंट हैं वो बी के हैं। आगे बच्चों है अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ अ बाइनरी रिलेशन। सबसेट बोलते हैं, आपके पास ये एक सेट दिया गया है ना ए क्रॉस बी का, इसके अंदर से आपने कोई से दो या तीन
आपने सब सेट्स यानी छोटे सेट्स निकाल के लिख देने हैं। जैसे देखें, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जैसे मैंने यहाँ से ए और सी लिख दी है, ठीक है, और मैंने क्या लिखा है जी, बी और डी। आप कोई सा 2 लिख लें, 3 लिख लें। सबसेट का मतलब है आपने बड़े सेट के अंदर से 2 छोटे सेट्स, 3 छोटे सेट्स लिख दिए। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट था। अब डोमेन और रेंज होती है, सही है। अब लेट्स सपोज ये आपके पास एक रिलेशन आ गया है ना, सही है। इसमें आपको डोमेन का पता होना चाहिए और रेंज का पता होना चाहिए। देखें आगे है आपके पास डोमेन और रेंज। जी बच्चों, ये देखें डोमेन, वही रिलेशन मैंने पीछे से लिया, देखें ए सी बी डी। अब इसमें जो पहले एलिमेंट है उनको डोमेन बोलते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट्स हैं उनको डोमेन बोला जाता है। डोमेन को डी ओ एम से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। डोमेन किसकी निकाल रहे हैं, आर की निकाल रहे हैं ना। नाम यहाँ पर क्या है, फंक्शन का आर है, तो डोमेन ऑफ आर किसके बराबर होगा, ये ए और ये बी। ऐसे रेंज क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं इसमें वो क्या है, सी और डी। तो देखें वो सी और डी आ गया, और रेंज को आर ए एन से भी रिप्रेजेंट करवाते हैं, सही है। फर्स्ट एलिमेंट कहलाएंगे डोमेन और सेकंड एलिमेंट वो रेंज। आगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। फर्ज करें आपके पास 2 सेट हैं, वो ए और बी, वही नॉन एम्प्टी सेट है। अब 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो फंक्शन होगा। पहली कंडीशन क्या है, एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एफ जो है ना वो आपके पास रिलेशन होना चाहिए ए से बी का, ठीक है, और वो सेट होना, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। यानी आपने जो फंक्शन लिया हुआ है ना, सेट्स लिए हुए हैं 2 सेट ए और बी, आपने रिलेशन ए से बी की तरफ बनाना है, ठीक है। और जो आपने उसमें से चीज़ें उठानी है ना, वो ए क्रॉस बी में से उठानी है सबसेट। सबसेट छोटा सेट होता है, ठीक है। अभी पीछे देखा है ना हमने, ए क्रॉस बी बनाया था सेट, वहाँ से सबसेट 2 उठाए थे। एक तो ये होना चाहिए कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन जो डोमेन है ना फंक्शन की, वो ए के बराबर होनी चाहिए। यानी डोमेन क्या मतलब, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके बराबर होने चाहिए, ए के बराबर होने चाहिए। मिसाल के तौर पे ए में आपके पास है जी ए और सी। अब आपने क्या किया, ए क्रॉस बी ले लिया। ए क्रॉस बी के बाद आपने ना डोमेन लेनी है ए की। जैसे मैंने ये देखा ऊपर, ये हमने लेट्स सपोज ए क्रॉस बी लिया है। इसमें से डोमेन ए की क्या आ रही है, ए और बी, सही है। अब आपके पास वो जो है ना ए और बी फंक्शन की डोमेन होनी चाहिए। यहाँ पर सॉरी ए और बी लिख लेते हैं। ये देखें सेट ए में ए और बी पड़े हैं ना, तो इस तरह डोमेन फंक्शन की वो ए के बराबर होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नंबर 2 ऑर्डर्ड पेयर इज सेम। जो पहले एलिमेंट है ना वो आपके पास सेम होने चाहिए फंक्शन के, सही है। जब ये तीनों आपके पास शराइत पूरी हो जाएंगी तो एफ इज़ अ फंक्शन। फिर वो एफ जो है ना वो फंक्शन कहलाएगा, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं, ये देखें यहाँ सामने लिखा हुआ है। एफ लिखते हैं, फिर ये सामने 2 डॉट रेशियो लगाते हैं, ए इंटू बी लगाते हैं, सही है, या ए एरो बी भी पढ़ते हैं इसको। तो ये फंक्शन है। फंक्शन के आगे कुछ टाइप्स हैं बच्चों। नंबर 1 है इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। फिर 1 फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। फिर उसके बाद 1 एंड ऑन टू फंक्शन जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। जी तो बच्चों अब हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सही है। अब फंक्शन की टाइप में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन हैं, सही है। तो नंबर 1 है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन की देखिए डेफिनेशन बताई गई है, अ फंक्शन विल बी इनटू। एक फंक्शन उस टाइम इनटू होता है इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच इज़ नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी ये देखें 2 सेट है ना, ये ए है ये बी है। आपके पास बी सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मौजूद होना चाहिए जो इमेज ना बना रहा हो ए सेट के अंदर। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर ये देखें नंबर ये 2 है, ये किसी के साथ भी इमेज नहीं बना रहा सेट ए में, तो ऐसा जो फंक्शन है वो कहलाएगा इनटू फंक्शन, सही है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो फंक्शन की रेंज है ना वो बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। रेंज मिसाल के तौर पे आप इसका ए क्रॉस बी लें, ए क्रॉस बी लेंगे, उसके बाद देखें क्या आएगा, ए को 1 के साथ बनाया हुआ है, फिर बी का 4 के साथ है, सी का 3 के साथ है।
अब ये क्या है, इनटू फंक्शन है ना, इसकी रेंज क्या होगी, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज होते हैं ना, देखें 1 4 3। अब इसमें देखें ज़रा 1 4 3 तो है, लेकिन ये 2 मिस है ना, यानी जो रेंज है ना फंक्शन की वो बी के बराबर नहीं है, बी सेट के बराबर नहीं है। बी सेट के बराबर उस टाइम होती है जब 1 2 3 4 चारों होते, लेकिन अब तो आ रहा है 1 3 और 4, एक मिस है ना। तो जो फंक्शन की रेंज है वो बी के बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। ओके बच्चों, आगे है बच्चों ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन विल बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी बी के सारे एलिमेंट्स कम अज कम ए में जो मौजूद एलिमेंट्स है ना वो उसके साथ इमेज बनाते हों, ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ में जो रेंज है फंक्शन की वो बी के बराबर होनी चाहिए। जैसे ये देखें, आपने ये निकाल लिया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या क्या हुआ है जी, ए का 1 के साथ रिलेशन है, बी का 2 के साथ है, सी का भी 2 के साथ है। अब ये इनटू फंक्शन है ना, अब देखें रेंज उसने बोला था वो बी के बराबर होनी चाहिए, इसकी रेंज निकालें। रेंज में सेकंड एलिमेंट होते हैं 1 और 2, 2 दो बार लिखेंगे तो एक बार 1 और 2। अब देखें सेट बी में 1 और 2 मौजूद है, यानी पिछले में इनटू में था जो रेंज है फंक्शन वो बी के बराबर नहीं होनी चाहिए, और ऑन टू में आपने क्या याद रखना है, जो रेंज है फंक्शन की वो बी के बराबर होनी चाहिए। और ऑन टू फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को ही सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। आगे है बच्चों 1 to 1 फंक्शन। अ फंक्शन विल बी 1 to 1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी। डिस्टिंक्ट बोलते हैं यूनिक, बिल्कुल अलहदा होने चाहिए, यानी सेम ना हो रहे। जैसे इसमें देखें 2 जो सा है वो बी के साथ भी था और 2 सी के साथ भी था, लेकिन इसमें वो कह रहा है इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी। सेट ए जो है ना वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, और सेट बी के भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इमेज बना रहे हैं। जैसे ये देखें, ए 2 के साथ बना रहा है, बी 4 के साथ, सी 1 के साथ। इसमें कोई आपस में ये तो नहीं है ना इस तरह, यानी ए के एलिमेंट 2 के साथ बना रहा हो, तो वो कहलाता है 1 to 1 फंक्शन। नाम से भी जाहिर है 1 to 1, यानी एक का एक के साथ रिलेशन बनेगा। सही है, जैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए। अब ये कुछ पॉइंट्स है आपने याद रखने हैं। वो कैन राइट 1 to 1 फंक्शन एज 1 1 और सिंपली 1 1। 1 to 1 फंक्शन को 1 1 भी ऐसे भी लिखते हैं, और इस तरह भी मैथ में 1 1 फंक्शन भी लिखते हैं। जी तो बच्चों अब हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये देखें 4a सेट दिया गया है 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स। वो कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए का आपने रिलेशन बनाना है ए के साथ, और फिर डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। आगे मुख्तलिफ क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, ए का ए के साथ क्रॉस लेना है ना रिलेशन बनाते हुए। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पीछे जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे देखा था, तो ए क्रॉस ए लेंगे, पहले ए की वैल्यू लिख ली, फिर क्रॉस लगाया, फिर दोबारा ए की वैल्यू लिख ली। अब हमने ये क्या नाम है सारे इसके जो से है ना पेयर्स बना लिए। 1 का 1 के साथ पेयर, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। फिर ऐसे ही बच्चों 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ बनाएंगे, और 2 का 4 के साथ। ऐसे भी 3 का भी चारों के साथ बनेगा और 4 का भी। ये आपके पास सारे पेयर्स आ गए हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्स वाई सच डैट वाई इज इक्वल टू एक्स। ये है मेन चीज़। आपने ऐसे बीच में से पेयर उठाने हैं जो दोनों बराबर हों, वाई और एक्स की वैल्यू बराबर हो। तो मैंने ये देखें यहाँ से फंक्शन जो सा था उसमें से मैंने नाम दे दिया ना आर, जो मर्ज़ी नाम दे दें। उसमें मैंने वो वाले सारे पेयर्स उठा लिए जो दोनों बराबर हैं। तो 4 ही थे, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। अब इसकी डोमेन भी बतानी है और रेंज भी। आर नाम दिया हुआ तो डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर। डोमेन में पहले एलिमेंट्स लिखते हैं, देखें 1 2 3 4, और रेंज में सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4, तो ये रेंज में आ गई। सही है बच्चों, ये इसका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट है, आपने क्या करना है, कंडीशन क्या है, y प्लस एक्स जो है ना वो 5 के बराबर होना चाहिए। यानी आपने वो वाले पेयर्स उठाने हैं जिन दोनों को प्लस करें तो आंसर 5 आए। वो भी 4 थे, देखे मैंने उठाए हैं पीछे से, 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। इसमें फिर डोमेन भी बताएंगे और रेंज भी। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, डोमेन वो आ गई। रेंज क्या है 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये आपके पास रेंज आ गई है। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों आगे, आपने अब x प्लस वाई करना है
और उसका आंसर 5 से छोटा छोटा होना चाहिए। देखिए x प्लस वाई लेस देन 5, तो वो पेयर्स ये मैंने उठाए हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1। ये वो वाले सारे सेट्स हैं जिनका आंसर 5 से छोटा आता है, बाकियों का आंसर 5 से बड़ा आता है। डोमेन भी आपने बतानी है और रेंज भी। डोमेन में देखें 1 1 1 एक ही बार लिखा जाएगा, 2 2 एक बार लिखा जाएगा, और फिर ये 3। रेंज भी ऐसे ही 1 2 3 1 2 3, तो रिपीट हो रहे हैं ना, तो यानी आपने एक ही बार एलिमेंट लिखना होता है। और ये जो लास्ट पार्ट है, अब आपने वो लेने x प्लस वाई जिनका आंसर 5 से बड़ा हो, तो ये आपके सामने वो वाले पेयर्स लिखेंगे हैं 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4। डोमेन बतानी है तो वो क्या आएगी 2 3 और 4, बाकी रिपीटेड एलिमेंट्स आ गए। रेंज में क्या है जी 4 3 2, 4 3 2 लिख दें या 2 3 4 लिख दें, ये आपके पास रेंज आ गई है बच्चों। ओके, आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस ऑफ विच टाइप। ये कुछ डायग्राम्स हैं, आपने जस्ट बताना है कि ये किस चीज़ को शो करवा रही हैं, किस तरह का फंक्शन है भी कि नहीं है। देखें पहली डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास 1 जो है ना वो 2 के साथ पेयर बना रहा है, यानी ये जो है आपके पास डोमेन है, बेसिकली ये रेंज है। डोमेन जो सी है वो कभी भी रिपीटेड नहीं होती। आप देखें 1 जो है वो ए के साथ भी बना रहा है रिलेशन, 1 बी के साथ भी, हाँ इधर से बन सकता था, मिसाल के तौर पे बी जो है वो 1 के साथ भी बना रहा है, बी 2 के साथ भी बना रहा है, तब तो काम चल जाता। लेकिन यहाँ से आपके पास 2 के साथ नहीं रिलेशन होना चाहिए, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन से ही बाहर निकल गया है। सेकंड है आपके पास, ये देखें ए का 1 का 1 के साथ है, फिर बी का 3 के साथ है, फिर सी का 5 के साथ है, यानी एक का 1 के साथ बन रहा है। ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। आगे फिर अगेन देखें सेम वही वाला काम है, ऊपर वाला एक का 1 के साथ आपके पास रिलेशन बन रहा है, तो फिर ये फंक्शन है, और ये कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। आगे बच्चों है जी 4 डायग्राम, देखें इसमें रेंज में एक एलिमेंट मिस है, तो जिसमें मिस होता था वो होता था इनटू फंक्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वो कह रहा है इफ़ जी ऑफ एक्स, इसको पढ़ेंगे जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स उसने बताया है आपको वैल्यू 3x प्लस 2 एंड एच ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो वो कह रहा है देन फाइंड, आपने उसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो फाइंड करने हैं। जी ऑफ ज़ीरो, यानी आपने जी ऑफ ज़ीरो पुट करना है। यहाँ पर ये जी फंक्शन इस्तेमाल करेंगे ना, एच वाला नहीं होगा क्योंकि वैल्यू जी की पूछी है। तो जी ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो कहाँ से पेयर करें, कंपेयर करें, तो एक्स जो है वो क्या पुट करना है आपने, अब ज़ीरो, ये वैल्यू लिखी यहाँ पर, एक्स की जगह दोनों 0 0 पुट कर दिया, यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो। अब देखिए 3 0 0, ज़ीरो में जब 2 ऐड करेंगे तो 2, यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है आपका जी ऑफ -3, वही आपने क्वेश्चन लिखा, जी ही यूज़ करेंगे। फिर अब x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -3, इधर भी -3 और इधर x की जगह पर -3, 3 3 9 माइनस का आ गया और ये +2, तो ये सॉल्व किया -7 आ गया। ये सेकंड पार्ट था इसका। थर्ड पार्ट है g ऑफ 2/3, फिर अगेन क्वेश्चन में x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2/3, इधर भी 2/3, इधर भी 2/3। ये बच्चों 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो 2 + 2 बच गए, ये 4 आ गया। आगे 4 पार्ट है इसका, आसान से है। अब h ऑफ -1, अब h यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में h की वैल्यू क्या थी, x² + 1। अब x की जगह पर -1 पुट करेंगे, इधर भी -1, इधर x की जगह पर -1 और आगे स्क्वेयर वैसे ही, -1 का स्क्वेयर +1 और ये 1 आ गए, 1 + 1 2 हो गया। आगे 5 पार्ट है बच्चों इसका, -4 है, h ऑफ -4, तो x की जगह पर -4 का स्क्वेयर 16, 16 में 1 ऐड किए तो 17 आ गए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं। 6 पार्ट में h ऑफ -1/2, अब आपने x की जगह पे -1/2, इधर भी -1/2, -1/2 का जब स्क्वायर लिया तो 1/4, अब 1/4 में जब 1 ऐड करेंगे तो 5/4 आ जाता है। देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड किए तो 5/4। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, गिवन डैट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, f ऑफ x दिया उसने, ये वैल्यू बताइए, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर a और b कॉन्स्टेंट्स नंबर्स हैं। अब f ऑफ 3 उसने बता दिया 8, जैसे हम पीछे सॉल्व करते थे ना, जैसे यहाँ पर ये देखें हमने h ऑफ -1 सॉल्व किया तो उसका आंसर 5/4, अब ये डायरेक्ट उसने आंसर बता दिया। यहाँ पर f ऑफ 3 वो कह रहा है किसके बराबर है, 8 के।
एंड एफ ऑफ 6 किसके बराबर है 14 के। तो आपने क्या करना है ए और बी की वैल्यूज़ बतानी है इसकी ए और बी की। चलें शुरू करते हैं। ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने एक बार 3 पुट कर देना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 पुट करेंगे और यहाँ पर देखें यहाँ पर 3 पुट किया तो ए को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 3a, आगे b + 1 एज इट इज़ आ गया है। अब ये आगे मज़ीद इससे सॉल्व तो नहीं ना होता। ये देखें 3a + b + 1 ये तो सॉल्व नहीं होता। और f ऑफ 3 उसने क्वेश्चन में खुद दिया हुआ था 8, तो उसकी जगह 8 लिख ली है। अब ये +1 इधर आके -1 हो गया, 8 में से 1 गए तो 7, यानी 3a + b 7 के बराबर, इसको इक्वेशन 1 बोल दी। अब हमने क्या किया, दोबारा से क्वेश्चन लिखा है f ऑफ x = ax + b + 1। अब यहाँ पर x की जगह पर अब 6 पुट करना है, क्वेश्चन में बताया हुआ था। तो इधर भी 6 इधर भी 6, तो ये आ गया 6a + b + 1। अब f ऑफ 6 जो है ना वो 14 दिया गया था, सही है। 14 पुट किया, +1 इधर आके -1 हुआ तो ये 13 रह गया। 6a + b ये +1 इधर आके -1 किया तो ये 14 में से 1 गए तो 13 रह गए। इसको इक्वेशन 2 बना लिया। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मैंने 1 को माइनस कर दिया इस 2 में से, सही है बच्चों। जी बच्चे ये देखें, मैंने इसको क्या किया है, दोनों को माइनस। अब माइनस किया तो साइन चेंज करवा दिए, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस, ये प्लस था ये भी माइनस। b से b कैंसिल। अब 6 में से 3 गए तो 3, 13 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो 6। अब यहाँ पे a चाहिए, 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 2 ज़ा 6, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट कर दें, मैं 1 में कर रहा हूँ। 1 इक्वेशन यही थी ना आपके पास, 3a + b = 7 पीछे, तो ये देखें मैंने लिखी हुई है 3a + b = 7। a की जगह पर उसकी वैल्यू 2 आई है, ये पुट कर दी। 3 2 ज़ा 6, ये +6 इधर आके -6, 7 में 6 गए तो 1, तो आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, a की 2 और b की 1। ये आंसर है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों इसका। आगे है 5 क्वेश्चन, गिवन डैट g ऑफ x, अगेन वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन था, यहाँ पर g ऑफ x की एक वैल्यू दी गई है, a और b उसमें क्या है आपके पास कांस्टेंट नंबर्स हैं, और g ऑफ -1 0 के बराबर है, g ऑफ 2 10 के बराबर। यानी एक बार x की जगह -1 पुट करेंगे, एक बार x की जगह 2 पुट करेंगे, और फिर वही a और b की वैल्यूज़ निकालें। चलें ये देखें g ऑफ x ये दिया हुआ था, एक बार -1 पुट करते हैं x की जगह, यहाँ पर -1 यहाँ पर -1, ये आ गया जी। a को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -a, बाकी b + 5 एज इट इज़। और g ऑफ -1 की वैल्यू उसने 0 दी हुई है, तो ये पुट कर दी इसकी जगह पर। ये +5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5, 0 में से 5 जब माइनस करेंगे तो -5 ही रह जाएगा, सही है। ये इक्वेशन 1 आ गई है आपके पास। दोबारा से आपने क्या किया है जी, वैल्यू लिखी है। अब x की जगह 2 पुट करना है, देखें 2 पुट कर दिया, a को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2 आ, और g ऑफ 2 कितना था 10, ये +5 उधर जाके -5 होगा, 10 में से जब 5 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे 5 रह जाएंगे। अब अगेन आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ये मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी हैं, सब्ट्रैक्ट किया। ये माइनस था बच्चों, इसका साइन चेंज किया प्लस हो गया, ये प्लस वाले को माइनस कर दिया और ये माइनस वाले को प्लस, ये b से b कैंसिल, ये 2 और ये a, अब ये a बेसिकली प्लस का हो गया है, सही है, तो 3a हो गया। ऐसे ही 5 और ये भी 5 प्लस का हो गया, 5 और 5 10 हो गया। a की वैल्यू चाहिए आपको, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू आ गई है 1। अब इसको a की वैल्यू आ गई है 10/3। अब इसको हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये देखें इक्वेशन ए आपके पास -a + b = -5, a की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की 10/3, सही है। अब ये -10/3 इस साइड पर आएगा तो +10/3, ये पहले भी इक्वल से उस साइड पे था 5, अब भी उधर ही है, तो इसलिए साइन चेंज नहीं किया, पहले भी माइनस था अब भी। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपने, एलसीएम 3 आ गया, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम आता है। ऐसे 3 5 ज़ा 15 आ गया, 10 में से 15 गए तो -5/3, तो a की वैल्यू 10/3 और b की -5/3 आ गई है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड, फंक्शन उसने बताया f ऑफ x इसके बराबर है। इफ़ f ऑफ x 32, अगर वो कह रहा है f ऑफ x 32 के बराबर हो तो आपने x की वैल्यू बतानी। ये फंक्शन लिख लिया, f ऑफ x किसके बराबर है 32 के।
सॉल्व करना है। +1 उधर जाएगा तो क्या हो गया, -1। 32 में से 1 गए 31, 5 इधर आके डिवाइड हो गया तो 31/5। ये आपका 6 का आंसर है। 7 है, कंसीडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cx² प्लस डी। ये फंक्शन दे दिया गया है, यहाँ पर c और d कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब आपको f(1) 6 दिया गया है और f(-2) 10। अगेन एक बार x की जगह 1 पुट करेंगे, एक बार -2। ठीक है, वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। ये देखें, ये फंक्शन आपको गिवन है, आप एक बार x की जगह 1 पुट करें, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c ही रह गया और आगे d, c प्लस डी आपका 6 के बराबर आ गया। अगेन आपने क्या करना है, अब दोबारा फंक्शन ले लिया, अब एक बार x की जगह -2 पुट करना है, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -2। -2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4। 4 को c से किया तो 4c प्लस d, ये 10 के बराबर आ गया, क्योंकि -2 आपको 10 दिया गया है ना क्वेश्चन में। अब अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये इक्वेशन लिख ली है। सब्ट्रैक्ट करवाना है तो साइन चेंज करवाए, d से d कैंसिल हो गया, 4 में से 1 गए तो 3c, देखिए इधर कुछ नहीं है तो 1 तो है, सही। ऐसे 10 में से 6 गए 4, आपको c चाहिए, 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, ये 3 ये देखें इधर आके डिवाइड हो गया है, तो अब ये c की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, सही है। ये इक्वेशन 1 थी ना, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। देखिए c की जगह पे उसकी वैल्यू 4/3 पुट की, ये प्लस का 4/3 इधर आके -4/3। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी लिखेंगे ना, 6 - 4/3 तो आंसर 14/3 आ जाएगा। यह 3 6 18 आ गया और -4 वैसे का वैसे ही, 18 में से 4 गए तो 14/3 आ गया। ये बच्चों आपके दोनों आंसर आ गए, c 4/3 और d 14/3। और ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी, तो अच्छे तरीके से आपने ये करनी है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।